से देखेंगे तो पहले जो बल्ब ग्लो कर रहा था, ठीक है, मान लीजिए इतने एरिया तक वो ग्लो कर रहा था, ठीक है, और जब हमने क्या किया, 2 सेल को लगाया यहाँ पे, तो अब जो बल्ब ग्लो कर रहा, ठीक है, तो इस बार जो बल्ब ग्लो कर रहा आपका, वो देखिएगा इसका एरिया जो है बढ़ गया। मतलब अब ध्यान, एरिया क्यों बढ़ गया, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट का वैल्यू बढ़ गया होगा। तो बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं, आप याद रखिए ओरिजिनल स्टेटमेंट जो होता है, ओरिजिनल स्टेटमेंट वो क्या होता है, आई प्रोपोर्शनल टू भी, ये होता है ओरिजिनल स्टेटमेंट। कुछ लोग क्या करेंगे, भी प्रोपोर्शनल टू आई स्टेटमेंट में बोलेंगे, जो इनका स्टेटमेंट होता है ये नहीं होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ये स्टेटमेंट नहीं होता है, ये स्टेटमेंट नहीं होता है। क्या स्टेटमेंट होता है, ये स्टेटमेंट होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, तो आप सिंपल से ऐसा समझिए कि हमेशा जो आउटपुट होता है ना, आउटपुट वो किस पे डिपेंड करता है, इनपुट पे डिपेंड करता है। मतलब आउटपुट जो होता है, आउटपुट वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है किस पे, इनपुट पे, इनपुट पे। तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इनपुट क्या होता है, मतलब क्या आपको पहले क्रिएट करना पड़ता है, पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि पहले करंट फ्लो करवाना पड़ता है। इन मतलब क्या देना है आपको इनिशियली, तो पहले आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तब करंट फ्लो करता है। मतलब इनपुट हो गया आपका भी पोटेंशियल डिफरेंस और आउटपुट क्या होता है, करंट होता है। ठीक है, तो ऐसे आप चीजों को याद रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो स्टेटमेंट, ओरिजिनल स्टेटमेंट में यही बोलना है आपको, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। उल्टा नहीं बोलना है, पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, ये चीज नहीं बोलना और ए डिनोमिनेटर में। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो आपको मालूम होता है कांस्टेंट देना होता है। तो इस रिलेशन के लिए जो कांस्टेंट होता है ये होता है रो, इस सिंबल का नाम होता है रो, सिंबल का नाम होता है रो। रो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो रो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी। तो कांस्टेंट पे तो वैरी नहीं करता है कोई वेरिएबल, कांस्टेंट पे तो डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन बचा, डी बचा। तो हम बोल सकते हैं रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। मतलब डायमीटर को आपने 3 गुना किया, ट्रिपल किया, तो रेसिस्टेंस कैसे वैरी करेगा, कैसे चेंज करेगा, तो 3 का स्क्वायर कीजिए 9 हो जाएगा, 9 का रेसिप्रोकल कीजिए 1/9। ठीक है ना, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/9। फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में करने वाले हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर, नेम ऑफ दैट चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले वीडियो में हमने जो हमारा लेक्चर 3 था, बेसिकली मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल सिंबल के बारे में। इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है और उस कंपोनेंट का कुछ पर्टिकुलर सिंबल होता है, तो वो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मैंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिकल सिंबल क्यों जरूरी है पढ़ना। ठीक है ना, क्योंकि कोई आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट को आपको डिजाइन करना है तो उसको उससे पहले आप पेपर पे ड्रॉ करते हैं। तो पेपर पे ड्रॉ करने के लिए आप एक्चुअल कंपोनेंट को बनाते नहीं है, बल्कि उसका सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो जो हमारा बेसिकली होने वाला है वो ओम्स लॉ पे बेस्ड होने वाला है। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो काइंडली उसको एक बार जरूर देख लें। ओके, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लगता है ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। तो आज का लेक्चर बेसिकली बेस्ड होने वाला है ओम्स लॉ पे। ठीक है, तो जॉर्ज साइमन ओम एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया। उन्होंने जब पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किया तो करंट कैसे वैरी करता है, उन्होंने क्या किया था, एक लॉ के फॉर्म में उन्होंने दिया था, लॉ के फॉर्म में एक स्टेटमेंट दिया था, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। हम लोग डिस्कस करेंगे होता क्या। तो हमने एक सिंपल सा सर्किट कंसीडर किया जिसमें एक सेल का यूज किया गया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है भी। ठीक है, और इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा आई। ठीक है ना, इस सर्किट में क्या फ्लो कर रहा, करंट फ्लो कर रहा आई। अब जैसे ऐसे समझिए कि मैंने पहले क्या किया, एक सेल का यूज किया। क्या किया मैंने, एक सेल का यूज किया, तो कुछ करंट फ्लो करेगा, तो हमने लिया यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक सेल को हटा करके 2 सेल कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एक सेल एक्स्ट्रा यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, तो इस बार पोटेंशियल डिफरेंस पहले वाले से क्या होगा, थोड़ा अलग होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। तो करंट पे क्या चेंजेज होता है आप ध्यान से देखेंगे। तो पहले जो बल्ब ग्लो कर रहा था, ठीक है, मान लीजिए इतने एरिया तक वो ग्लो कर रहा था। ठीक है, और जब हमने क्या किया, 2 सेल को लगाया यहाँ पे, तो अब जो बल्ब ग्लो कर रहा, ठीक है, तो इस बार जो बल्ब ग्लो कर रहा आपका, वो देखिएगा इसका एरिया जो है बढ़ गया। मतलब आप ध्यान, एरिया क्यों बढ़ गया, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट का वैल्यू बढ़ गया होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं तो आपका करंट भी इंक्रीज करता है, लेकिन डायरेक्टली इंक्रीज करता है। ठीक है ना, डायरेक्टली वैरी करता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया, जो भी इनका ऑब्जर्वेशन था उस ऑब्जर्वेशन को इन्होंने एक लॉ के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, एक लॉ के फॉर्म में इन्होंने दिया, दैट इज कॉल्ड द ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी मेटालिक कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो क्या बोला इन्होंने, तो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस।
ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई किया गया था कि टेम्परेचर जो रखना है इस सिस्टम का या इस सर्किट का या इस कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना, मतलब फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखेंगे तब आपको क्या मिलेगा, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ओके, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इन्होंने इस चीज के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है ना, सही है। तो अगर आप क्या करते हैं, लेंथ को, कंडक्टर का लेंथ को, कंडक्टर का एरिया क्रॉस सेक्शन को, टेम्परेचर को, या फिर मटेरियल, इस कंडक्टर जिस मटेरियल से बना हुआ है उस मटेरियल को अगर आप कांस्टेंट रखते हैं, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं फिजिकल कंडीशन को आप कांस्टेंट रखते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, सही है। पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बढ़ाते हैं तो करंट का वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, I प्रोपोर्शनल टू V, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको मालूम होगा कि जब यहाँ से V प्रोपोर्शनल टू I है, यहाँ से हम इस साइन को हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, तो हमें क्या देना पड़ता है, कांस्टेंट देना पड़ता है, यहाँ पे कांस्टेंट देना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो कांस्टेंट देना पड़ता है, ठीक है ना। बट इस रिलेशन के लिए यहाँ जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट को हम लोग क्या लेते हैं, R लेते हैं, R, ठीक है। मतलब ये कॉन्स्ट R क्या आपका कांस्टेंट, मतलब जब I को इधर शिफ्ट करेंगे तो V अपॉन I का जो रेशियो आएगा ये कांस्टेंट आ जाएगा, V अपॉन I का रेशियो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, तो इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। इस पार्टिकुलर रिलेशन के लिए कांस्टेंट का नाम क्या होता है, तो रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या होता है ये भी मैंने पहले डिस्कस किया है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, V अपॉन I इक्वल टू R आ गया। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, I R आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं आता। दिस इज नोन एज द ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या हो गया, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये वाला नहीं समझ में आया हमको, I प्रोपोर्शनल टू V था, आप इसको चेंज कर दे, क्या डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते थे, कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। I प्रोपोर्शनल टू V था, यहाँ से डायरेक्टली आप इस साइन को हटाते हैं तो इक्वलिटी में चेंज करना चाहते हैं तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, बट इस बार कांस्टेंट हम R ना लिख करके कुछ और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो G लिखेंगे। तो G क्या होता है, G इज कॉल्ड द कंडक्टेंस विच इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो इस G के प्लेस पे क्या रख सकते हैं आप, इस G के प्लेस पे रख सकते हैं 1/R, सॉल्व करेंगे तो फिर से वही रिलेशन आ जाएगा, V इक्वल टू IR। तो ऐसे भी आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये बुक में दिया होता है, हर बुक में इस तरह से दिया होता है, इसलिए मैंने ऐसे बता दिया, ठीक है ना। अब देखिए जब आप स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं, आप याद रखिए ओरिजिनल स्टेटमेंट जो होता है, ओरिजिनल स्टेटमेंट वो क्या होता है, I प्रोपोर्शनल टू V, ये होता है ओरिजिनल स्टेटमेंट। कुछ लोग क्या करेंगे, V प्रोपोर्शनल टू I स्टेटमेंट में बोलेंगे, जो इनका स्टेटमेंट होता है ये नहीं होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ये स्टेटमेंट नहीं होता है, ये स्टेटमेंट नहीं होता है। क्या स्टेटमेंट होता है, ये स्टेटमेंट होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, तो आप सिंपल से ऐसा समझिए कि हमेशा जो आउटपुट होता है ना, आउटपुट वो किस पे डिपेंड करता है, इनपुट पे डिपेंड करता है। मतलब आउटपुट जो होता है, आउटपुट वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है किस पे, इनपुट पे। तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इनपुट क्या होता है, मतलब क्या आपको पहले क्रिएट करना पड़ता है, पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि पहले करंट फ्लो करवाना पड़ता है। इन मतलब क्या देना है आपको इनिशियली, तो पहले आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तब करंट फ्लो करता है। मतलब इनपुट हो गया आपका V पोटेंशियल डिफरेंस और आउटपुट क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। तो ऐसे आप चीजों को याद रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेटमेंट, ओरिजिनल स्टेटमेंट में यही बोलना है आपको, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, उल्टा नहीं बोलना है, पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, ये चीज नहीं बोलना है, समझ में आ रहा। चलिए, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ओम्स लॉ से हमारा एक रिलेशन आ गया V और I में, V इक्वल टू IR, जहां पे R क्या आपका कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का नाम होता है रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रेसिस्टेंस क्या होता है समझिए इस चीज को थोड़ा। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक कंडक्टर है, कोई भी एक मेटल का वायर ले लीजिए या कोई भी मेटल का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, तो उसमें जो होता है ना, इस तरह से आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये जो ब्लैक कलर से बना हुआ है इसका मोशन मतलब कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, मतलब
जिगजैग मोशन है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा फिर टकरा करके इधर जा रहा फिर इधर जा रहा फिर इधर जा रहा, मतलब देखा जाए तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इफेक्टिव मोशन इसका नहीं हो पा रहा, ठीक है, मतलब कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा, रेंडम मोशन है। तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे आप क्या करते हैं, इस कंडक्टर को किसी सोर्स इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, तब उस केस में क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक पार्टिकुलर डायरेक्शन मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, पार्टिकुलर डायरेक्शन मूव करना शुरू कर देते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर आपके यहाँ पे क्या होंगे, अब जैसे ये मूव करने का कोशिश करता है, देखिए इलेक्ट्रॉन है, ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन है, तो वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा वो, ठीक है ना। और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन होगा, तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो ये जो ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को, ब्लैक वाला, ठीक है ना। अब जैसे ये मूव करने का कोशिश करता है, तो आप देखेंगे कि ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पे एटम्स, पॉजिटिव आयंस या फिर दूसरे एटम्स के साथ क्या करेगा, कोलाइड कर जाता है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करने का कोशिश करता है तो पॉजिटिव आयंस के साथ या खुद इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करता है, तो कोलाइड करता है तो क्या होता है, इसका स्पीड घट जाता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी लूज करता है, ठीक है ना। तो चूंकि ये कोलिजन हो रहा है, यहाँ पे कोलिजन हो रहा, तो कोलिजन हो रहा मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में हिंड्रेंस प्रोवाइड हो रहा, मतलब अपोजिशन क्रिएट हो रहा है, तो दैट अपोजिशन इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस। समझ में आ रहा है। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है तो वो कोलाइड करता है पॉजिटिव आयंस के साथ या फिर खुद इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये कोलाइड कर जाता है। रिपल्सन के कारण भी इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण भी क्या होता है, कोलिजन हो जाता है। तो जब कोलिजन होता है तो आपका करंट का वैल्यू घटता है, इलेक्ट्रॉन जितना अच्छे से फ्लो करेगा उतना इजिली करंट फ्लो करेगा। तो चूंकि कोलिजन हो रहा तो यहाँ पे रेसिस्टेंस हो रहा, ठीक है ना, रेसिस्टेंस हो रहा, तो मोर नंबर ऑफ कोलिजन, जितना ज्यादा कोलिजन होगा, ठीक है ना, उतना ज्यादा आपका क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। तो अगर एटम्स भी अगर क्या होंगे, लेस होंगे, तो आपके क्या होंगे, लेस रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। एटम्स अगर ज्यादा होंगे तो आपके ज्यादा कोलिजन होगा, ज्यादा कोलिजन होगा तो ज्यादा रेसिस्टेंस, और करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना कम कोलिजन होगा, जितना कम बार टकराएगा, उतना कम क्या होगा आपका, उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो ये रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो रेसिस्टेंस को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो वो किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है जिस प्रॉपर्टी से क्या करता है, करंट के फ्लो में अपोजिशन क्रिएट करता है, दैट प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब देखिए यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है। तो जो हमारा ओम्स लॉ का रिलेशन आया था V इक्वल्स टू आई आर, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो V अपॉन आई इक्वल्स टू क्या आ गया था, R आ जाता है, ठीक है ना। तो R को हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आई लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एसआई यूनिट जो होता है किसका, रेसिस्टेंस का, रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है, OHM ओम। और इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है ग्रीक सिंबल, ये ग्रीक सिंबल होता है, ग्रीक सिंबल इसको बोलते हैं ओमेगा। तो ग्रीक सिंबल ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो गया, ओम हो गया। तो आप 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं, या फिर रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है ओम, उसको आप इजिली डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए ये रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम है, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, इस रिलेशन में पोटेंशियल डिफरेंस के प्लेस पे रख दीजिए 1 वोल्ट और करंट के जगह पे रख दीजिए 1 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 1/1 वोल्ट पर एम्पियर, ओके। और वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। रेसिस्टेंस का यूनिट हो गया। तो 1 ओम क्या हो गया, रेसिस्टेंस। 1 ओम क्या हो गया, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर when the potential difference is 1 volt and current flowing through is 1 ampere। तो किसी भी कंडक्टर में अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपने क्रिएट किया और करंट 1 एम्पियर का फ्लो कर गया, तो उस केस में रेसिस्टेंस कितना होगा, दैट इज योर 1 ओम। सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस की जगह 1 वोल्ट रखा हमने और करंट की जगह 1 एम्पियर रखा, तो 1/1 1 आ जाएगा, 1 इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट and the current through it is 1 ampere, then the resistance of the conductor is said to be 1 ohm। ठीक है, 1 ohm को डिफाइन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब रेसिस्टेंस जो होता है, रेसिस्टेंस जो था कहाँ से आया था, तो हमारा जो V हमारा जो आया था I प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया था हमने, तो V प्रोपोर्शनल टू I हो गया था। और इन दोनों का जो कांस्टेंट हमने लिया था, V और I का जो कांस्टेंट लिया था वो क्या था, R था, ठीक है ना। तो R तो कांस्टेंट है किसके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का कांस्टेंट है,
ठीक है। तो आर तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड नहीं करने वाला है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे आर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आर कांस्टेंट है वी एंड आई के लिए। तो फिर रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, तो रेसिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। वो फैक्टर क्या है, तो फर्स्ट होता है लेंथ, ठीक है। तो लेंथ पे आपका रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है मैं डिस्कस करूंगा अब यहाँ पे। नेक्स्ट होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप बोल सकते हैं थिकनेस, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है मटेरियल, किस मटेरियल का बना हुआ है, वो कॉपर का बना हुआ है कि एल्युमिनियम का बना हुआ है कि आयरन का बना हुआ है, ठीक है। हर मटेरियल के लिए अलग अलग रेसिस्टेंस होता है, तो अगर हम मटेरियल चेंज करेंगे तो रेसिस्टेंस भी चेंज कर जाएगा। और नेक्स्ट होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर वैरी करने से भी, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से भी रेसिस्टेंस आपका वैरी करता है। तो दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, ठीक है। अब लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, तो लेंथ पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली वैरी करता है। मतलब लेंथ अगर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप ऐसे समझिए, ठीक है ना, मान लीजिए, ठीक है, आप कुछ पर्सन है यहाँ पे, ऐसे समझिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे कुछ पर्सन है और इतनी पतली सी गली है, कुछ पर्सन है, इन सबको भागना है। ये पर्सन को आप इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। अब मैंने बोला कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक भागिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब जब पर्सन भाग रहे थे तो मान लीजिए ये 10 बार कोलाइड किया, 10 कोलिजन्स हुआ इनका, 10 कोलिजन्स हुआ, ठीक है। अब मैंने फिर से पर्सन को बोला अब यहाँ तक नहीं जाना आपको, आप लेंथ को थोड़ा मैंने बढ़ा दिया, अब बोला यहाँ तक भागिए। तो यहाँ से यहाँ तक 10 कोलिजन, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो और तो कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन तो बढ़ेगा। मान लीजिए 5 और कोलिजन हो गया, 5 कोलिजन और हो गया, तो लेंथ बढ़ाने से क्या हुआ, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गया। नंबर ऑफ कोलिजन अगर बढ़ा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो मतलब लेंथ इंक्रीज करने से क्या होता है, आपका लेंथ इंक्रीज करने से आपका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। तो रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, रेसिस्टेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर पहले लेंथ अगर इतना है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और लेंथ को अगर बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। अब मान लीजिए इतनी पतली सी गली थी, कुछ लोगों को भागना था, ठीक है, तो भागना था, बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, भागेंगे तो क्या होगा, कोलाइड करेंगे। अब हमने क्या किया, इस गली का लेंथ को बढ़ा दिया थोड़ा सा, ये जो पासेज था हमारा, इसका चौड़ाई को मैंने बढ़ा दिया, इसका चौड़ाई को मैंने क्या क्या बढ़ा दिया, इतना चौड़ा कर दिया। तो जब पर्सन पास में थे, अब दूर दूर में खड़े रहेंगे, अब जब भागने को कोशिश करेंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जैसे मैंने विड्थ बढ़ाया, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज किया, तो उस केस में नंबर ऑफ कोलिजन कम हो गया। नंबर ऑफ कोलिजन कम होगा तो रेसिस्टेंस भी घट जाएगा। मतलब एरिया बढ़ाने से रेसिस्टेंस कम हो गया, एरिया बढ़ाया रेसिस्टेंस कम, एरिया बढ़ाया मैंने रेसिस्टेंस कम। तो एक चीज को बढ़ाने से दूसरा चीज अगर कम होता है तो उसको क्या बोला जाता है, दे आर वेरिंग इनवर्सली। तो रेसिस्टेंस जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सही है। अब यहाँ पे देखिए, अगर इस गेट का एरिया अगर ज्यादा होता तो इजिली होता जाना, तो रेसिस्टेंस यहाँ पे क्या होता, कम होता। अगर डोर आपका वाइडर होता तो आसानी से ज्यादा पीपल एंटर कर सकते थे, ठीक है ना। तो एरिया बढ़ने से क्या होता है, आपका रेसिस्टेंस कम हो जाता है, सही है। अगर यहाँ पे वायर, उसी तरह से वायर अगर मोटा होता है, वायर अगर आपका थिकर होता है तो रेसिस्टेंस वहां पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजिली फ्लो कर सकते हैं। तो रेसिस्टेंस वहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं रेसिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के या थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थिकनेस बढ़ाइए, रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, इन दोनों, नेक्स्ट मटेरियल का बात करेंगे। तो मटेरियल देखिए होता क्या है, अलग अलग टाइप के मटेरियल में क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम 3 वायर ले ले, कॉपर सेम लेंथ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, समझ लीजिए कॉपर का वायर लिया, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम लेंथ लिया हमने, और एक एल्युमिनियम का वायर लिया और एक आयरन का वायर लिया, एरिया सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है और थिकनेस भी सेम है, ठीक है ना। 3 वायर लिया, कॉपर एल्युमिनियम आयरन। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स है, एग्जाम्पल के लिए 100 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए अगर 40 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो कॉपर में अगर 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एल्युमिनियम में 40 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और आयरन में 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो रेसिस्टेंस किसमें कम होगा, तो कॉपर वायर में रेसिस्टेंस कम होगा, ठीक है ना। चूंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का या कंसेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अलग अलग मटेरियल के लिए डिफरेंट होते हैं, इसलिए रेसिस्टेंस भी क्या हो जाता है, मटेरियल टू मटेरियल वैरी करता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही कम रेसिस्टेंस होगा, ठीक है ना। तो कॉपर वायर को आप बोल सकते हैं एल्युमिनियम कॉपर आयरन में सबसे अच्छा वायर कौन होगा, कॉपर वायर होगा, उससे इजिली करंट फ्लो करेगा। नेक्स्ट होता है टेम्परेचर। अब जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जैसे टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं, तो ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है
इसका स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसका वाइब्रेशन बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका रेसिस्टेंस भी बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों हमारा क्या है, इन दोनों को अगर कंबाइन करें, दो हमारा जो रिलेशन आया था यहाँ पे, लेंथ रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब दोनों को कंबाइन कीजिएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ठीक है, अभी भी एल आपका न्यूमरेटर में और ए डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो आपको मालूम होता है कांस्टेंट देना होता है। तो इस रिलेशन के लिए जो कांस्टेंट होता है ये होता है रो, इस सिंबल का नाम होता है रो, सिंबल का नाम होता है रो। रो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो रो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, ये जो आपका रो है, ठीक है, ये रो क्या आपका, तो रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इसको कहा जाता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, किसके लिए कांस्टेंट है, तो लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए कांस्टेंट है। मतलब अगर आपने कॉपर का वायर लिया, उसका लेंथ, उसी कॉपर वायर का लेंथ को बढ़ा दीजिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज कर दीजिए, तो रेसिस्टेंस चेंज होगा लेकिन रेसिस्टिविटी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये रेसिस्टिविटी क्या है, कांस्टेंट है। किसके लिए कांस्टेंट है, तो लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए कांस्टेंट है। सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें होगा। चलिए अब बात करते हैं रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है। ठीक है ना, तब इसी रिलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो एरिया को इधर ले जाइए तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, लेंथ को इधर लाइए तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो रेसिस्टिविटी इक्वल हो जाएगा आर ए अपॉन एल। रेसिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है ओम। ठीक है, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो 1 मीटर से मीटर यहाँ पे कट जाएगा, 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या निकल के आ जाएगा, ओम मीटर। तो याद रखना है, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में डायरेक्टली, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। इस तरह से लिखा जाता है, ओम डैश फिर मीटर। ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं रेसिस्टिविटी का मतलब क्या होता है। देखिए, तो एक सिंपल सा हमने इलेक्ट्रिक सर्किट लिया, यहाँ पे एमीटर लगा हुआ, ये करंट का वैल्यू देगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट लिया, 2 सेल वाला, एक बैटरी यूज किया गया, एक की यूज किया गया करंट को स्विच ऑन, करंट को ऑन या ऑफ करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मटेरियल लगाना है। तो पहले हमने कॉपर वायर यहाँ पे रखा, तो कॉपर वायर रखा तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो लगभग मान लीजिए 30 एम्पियर का करंट फ्लो कर जा रहा है इसमें। अब मटेरियल को चेंज कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे एल्युमिनियम वायर लगा दीजिए, तो आप देखेंगे 20 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो मतलब एल्युमिनियम वायर के लिए क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है ना, सही है। अब आप यहाँ पे क्या लगा दिए, कोई इंसुलेटर वायर, कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दीजिए, जैसे ग्लास रॉड लगा दीजिए, तो आप देखेंगे करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। ठीक है ना, समझ रहे। अब यहाँ पे अगर रबर लगा देंगे तो भी क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब आप बोल सकते हैं कि रेसिस्टिविटी जो होता है ना, किसी मटेरियल का स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है। मतलब अगर कॉपर का बात करें तो कॉपर का रेसिस्टिविटी फिक्स रहता है, कॉपर का रेसिस्टिविटी क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है ना, चाहे उसको मोटा कर दीजिए, पतला कर दीजिए, लंबा सा वायर बना दीजिए, ठीक है ना, उसका क्या चेंज नहीं करेगा, तो उसका रेसिस्टिविटी चेंज नहीं करेगा। हाँ, लेकिन कॉपर वायर को रिप्लेस कर दे एल्युमिनियम वायर से, तब रेसिस्टिविटी वैरी कर जाएगा। तो किसी भी मटेरियल का स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होता है, आपका रेसिस्टिविटी होता है। डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट रेसिस्टिविटी होगा। एक पार्टिकुलर वायर मोटा लीजिए, पतला लीजिए, छोटा लीजिए, बड़ा लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, रेसिस्टिविटी सेम ही रहने वाला है। तो एक मटेरियल का प्रॉपर्टी हो गया, कॉपर का अपना प्रॉपर्टी है, एक रेसिस्टिविटी का वैल्यू यही रहेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो अभी मैंने डिस्कस किया 4 फैक्टर्स। ठीक है ना, कौन कौन सा, तो एक था आपका लेंथ, दूसरा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको थिकनेस भी बोलते हैं, नेक्स्ट था मटेरियल, कॉपर का बना हुआ, आयरन का बना हुआ, एल्युमिनियम का बना हुआ, उस पर डिपेंड करेगा, और नेक्स्ट था आपका टेम्परेचर। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिस पे आपका रेसिस्टेंस डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर चेंज व्हेन इट्स लेंथ इज ट्रिपल्ड। देखिए, किसी वायर का लेंथ को आप ट्रिपल कर दें, 3 गुना कर दें, ठीक है ना, तो उसका रेसिस्टेंस कैसे चेंज करेगा। तो आपको मालूम है लेंथ बढ़ाने से रेसिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो लेंथ को अगर ट्रिपल करेंगे तो आपका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, इफ लेंथ इज ट्रिपल रेसिस्टेंस इज ऑल्सो ट्रिपल, क्योंकि डायरेक्टली वैरी कर रहा, एक को बढ़ाइएगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। दूसरा बोला डायमीटर पे कैसे डिपेंड करेगा। देखिए डायमीटर, तो देखिए हमने बात किया था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये जो वायर है
इसको सिलिंड्रिकल शेप का माना जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये एरिया जो हम बोल रहे हैं तो बेसिकली क्या है, पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ सर्कल का बात हो रहा, ठीक है ना। तो हमको डायमीटर से रिलेट करना है, तो एरिया को लिख सकते हैं हम लोग पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, आर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो d/2। तो आर स्क्वायर के प्लेस पे क्या हो जाएगा, तो d²/4, ठीक है ना। तो जब आप यहाँ पे सॉल्व कर ले थोड़ा, प्रोपोर्शनल टू 1/पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई, और ये हो जाएगा d²/4, इस तरह से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे तो पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पे तो वैरी नहीं करता है कोई वेरिएबल, कांस्टेंट पे तो डिपेंड नहीं करेगा, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन बचा, डी बचा। तो हम बोल सकते हैं रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, मतलब डायमीटर को आपने 3 गुना किया, ट्रिपल किया, तो रेसिस्टेंस कैसे वेरी करेगा, कैसे चेंज करेगा, तो 3 का स्क्वायर कीजिए 9 हो जाएगा, 9 का रेसिप्रोकल कीजिए 1/9, ठीक है ना। तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, ठीक है, इस डायमीटर का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शन, डायमीटर के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शन है कौन, रेसिस्टेंस, समझ गया। तो अगर डायमीटर को आप ट्रिपल करते हैं तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इट्स मटेरियल इज चेंज टू 1, रेसिस्टिविटी इज 3 टाइम्स। अगर इसका मटेरियल को हम चेंज कर दें, पहले मान लीजिए पहले कॉपर था, अब इसके जगह पे हमने एल्युमिनियम लगा दिया, या पहले एल्युमिनियम था, अब हमने कॉपर से रिप्लेस कर दिया, तो बोल रहा है कि इस वायर को हमने चेंज किया एक मटेरियल से जिसका रेसिस्टिविटी क्या था, 3 टाइम्स था। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। अगर आपने उस वायर को एक ऐसे वायर से रिप्लेस किया जिसका रेसिस्टिविटी 3 टाइम्स है पहले वाले का, तो आपका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए आप क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स वाई, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा कि अगर हम लोग सेम मटेरियल हमने लिया, सेम मटेरियल लिया हमने, ठीक है, कॉपर का ही लिया मटेरियल, कॉपर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो कॉपर का हमने एक पतले सा वायर बनाया और कॉपर का हमने एक मोटा वायर बनाया, तो किसके थ्रू करंट इजिली फ्लो करेगा, ठीक है ना, समझ रहे। तो आपको मालूम होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कम होता है, तो जितना ज्यादा मोटा वायर होगा उतना रेसिस्टेंस कम होगा और करंट उसमें इजिली फ्लो करेगा। तो व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स करंट विल फ्लो मोर इजिली थ्रू द थिक वायर देन द थिन वायर। तो थिक वायर, मोटा वायर जो होगा उसके थ्रू आपका करंट इजिली फ्लो करेगा, क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो करंट को फ्लो करने में ईजी होगा, ठीक है। क्योंकि रेसिस्टेंस जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो आई होप जो भी मैंने आज डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया। तो ओम्स लॉ में मैंने बताया करंट प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन ऑल द फिजिकल कंडीशन रिमेंस कांस्टेंट, टेम्परेचर, मटेरियल, एरिया, मटेरियल, ये सबको कांस्टेंट रखिएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, तो उस केस में फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखेंगे तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये था ओम्स लॉ। यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आया था, एक फॉर्मूला निकल के आया था, V = IR, जहाँ पे R क्या होता है, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होता है। फिर हमने बात किया कि रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है। उसको फिर हमने सिंप्लीफाई किया था, तो वहां से एक निकल के आया था रिलेशन R = रो रेसिस्टिविटी L/A। तो एक रिलेशन यहाँ पे आया था जहाँ पे रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है। फिर हमने रेसिस्टिविटी का यूनिट के बारे में बात किया, रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर, ठीक है। रेसिस्टिविटी क्या होता है, किसी मटेरियल का स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है, मटेरियल टू मटेरियल आपका रेसिस्टिविटी वैरी करता है। कॉपर का वायर है तो उसका रेसिस्टिविटी अलग होगा, चाहे उसका मतलब मोटा, पतला, लंबा, कोई भी वायर बना लीजिए, रेसिस्टिविटी सेम रहेगा, ठीक है। मटेरियल चेंज करेंगे तो रेसिस्टिविटी भी चेंज कर जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया। तो आई होप जो भी मैंने आज डिस्कस किया उसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।